हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं डॉक्टर एसपी सिंह चंडीगढ़ से। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट नेजल कटार और पोस्ट नेजल ड्रिप। ये जो पोस्ट नेजल कटार है ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके साथ पेशेंट जो है बहुत परेशान है और इसका समाधान जो है वो जल्दी से नहीं होता और ये बहुत गंभीर रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे पोस्ट नेजल कटार कि ये होता क्या है। देखिए, पोस्ट नेजल कटार क्या होता है कि जब हमारे नाक के पीछे हमारे थ्रोट की तरफ नीचे जो म्यूकस इकट्ठा होने लगता है, वो थिक हो सकता है या वो वाटरी हो सकता है। जब वो अंदर गिरने लगता है और वो बाहर नहीं आता और नाक के पीछे से गले में इकट्ठा होने लगता है, ये गिरने लगता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल कटार। और जब ये होता है तो पेशेंट बहुत परेशान होता है क्योंकि उसको बार बार जो है इसको जो स्पिट करना पड़ता है, या जब वो लेटता है तो उसके अंदर जाता है और उसका पेट खराब हो जाता है या उसके लंग्स में चला जाता है और उसके लंग्स को अपसेट कर देता है। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि इसके कारण क्या हैं। देखिए, इसका पहला जो कारण है वो है रिनाइटिस, कि अगर आपके नाक के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है किसी वजह से, तो ये पोस्ट नेजल कटार जो है ये हो सकता है। दूसरा है इसका साइनोसाइटिस। अब साइनसेस जो है हमारे इस जगह पे साइनसेस होती हैं, बोन के अंदर कैविटीज होती हैं। अगर उनमें जो है स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वहां से डिस्चार्ज होने लगता है और वो गले में गिरने लगता है थ्रू नोज, उसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। तीसरा इसका जो कारण है वो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज क्या है कि देखिए, जब हम रात को खाना खा के सोते हैं और हमारे पेट में जो है पेट हमारा भरा होता है, उसमें एसिड बनता है, तो वो क्या होता है कि वो रीगर्जिटेट करके ऊपर को आता है। तो वो आने से हमारे गले में इरिटेशन करता है, हमारे नाक में इरिटेशन होती है, तो ही जो है ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स जो है ये पोस्ट नेजल कटार का कारण बन सकती है। अच्छा, अगला इसका रीजन है वो है इसोफेजियल मोटिलिटी डिजीज, कि अगर इसोफेगस में और जो हमारी फूड पाइप है उसके अंदर अगर उसमें कुछ मूवमेंट की प्रॉब्लम है तो भी जो है वो जो है ये इरिटेशन होगी और ये पोस्ट नेजल कटार जो है हो जाएगा। अगला इसका रीजन है फ्रीक्वेंट कोल्ड होना, कि अगर बार बार कोल्ड होता है, बार बार फ्लू का अटैक होता है और वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता, वो सप्रेसिव ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका तो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे दी और ऐसा कुछ दे दिया कि वो सप्रेस हो जाए, तो बार बार सप्रेस करने से भी जो है वो पोस्ट नेजल कटार की या पोस्ट नेजल ड्रिप की जो है फॉर्म वो ले लेगा। अगला रीजन है इसका कि कोई ऑब्जेक्ट वहां जो है हमारे नाक के अंदर चला गया, फंस गया। जैसे बच्चों में अक्सर होता है कि बच्चे को जो कोई चीज अंदर जो है वो फंसा लेते हैं और वो चीज जो है वहां कॉन्टिन्यूसली इरिटेशन करती है। अगर पेरेंट्स ना ध्यान दें और ना पता चले तो वो क्या है कि पोस्ट नेजल कटार जो है हो जाता है। अच्छा, अगला इसका रीजन है जो प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे जो है हार्मोनल चेंजेस आते हैं और वो हार्मोनल चेंजेस हैं जो वो भी जो है पोस्ट नेजल कटार जो है वो कर सकते हैं, उससे भी पोस्ट नेजल कटार हो जाता है। तो अगला इसका रीजन है कि मेडिकेशन कौन कौन सी। देखिए, इसमें जो बीपी की जो टैबलेट्स है, जो बीपी को लो करने के लिए टैबलेट दी जाती है, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेडीज लेती हैं, तो ये जो मेडिसिन हैं ये भी जो है पोस्ट नेजल कटार का कारण बन सकती हैं। अच्छा, अगला है नेजल पॉलिप्स। अब नेजल पॉलिप्स क्या है? नेजल पॉलिप्स हैं हमारे नाक के इस जगह पे फ्लैशी स्वेलिंग्स बन जाती हैं जो हमारे नाक को ब्लॉक कर देते हैं और इससे क्या होता है कि डिस्चार्ज जो होता है वो अंदर ही हमारे गले में गिरने लगता है। और ये बहुत ही जो है डिस्ट्रेसिंग कंडीशन है क्योंकि जो हमारा नाक है वो परमानेंटली बंद रहने लगता है और पेशेंट को नींद भी नहीं आती, मुंह खोल के सोना पड़ता है और इससे जो है वो परमानेंट पोस्ट नेजल कटार की कंडीशन जो बन जाती है। अगला है स्पाइसी फूड, कि ज्यादा तीखा खाना खाना। जो ज्यादा तीखा खाना खाते हैं उनके भी जो नाक से जो डिस्चार्ज शुरू हो जाता है और वो पोस्ट नेजल कटार का जो है रूप ले लेता है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें केमिकल पोल्यूशन। अब केमिकल पोल्यूशन कौन कौन से हैं? देखो, एक तो धुआं जो हमारे एनवायरनमेंट में है, इतनी गाड़ियों का धुआं, इतनी गाड़ियों का धुआं, और जो क्लीनिंग
जो मटेरियल है जो जिसे हम अपना जो है फ्लोर क्लीन करते हैं, फर्नीचर क्लीन करते हैं, फ्रिज क्लीन करते हैं, तो ऐसे क्लीनर्स जो हैं वो, और यहाँ परफ्यूम्स, क्योंकि परफ्यूम्स जो हैं वो कोई नेचुरल तो है नहीं, वो केमिकल्स ही हैं। और अगर जो बच्चे जो हैं या जो लोग जो परफ्यूम ज्यादा यूज करते हैं उनको भी जो है पोस्ट नेजल कटार की प्रॉब्लम जो है हो सकती है। तो ये हैं इसके मोटे मोटे कारण, 11 इसके ऐसे रीजन हैं जो पोस्ट नेजल कटार का कारण बन सकते हैं। लेकिन मेन जो कारण इसका है, जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है, वो 2 हैं। एक तो है कि फ्रीक्वेंटली कोल्ड का होना और उसका सप्रेस होना बार बार, ये जो है ये चीज जो है ये परमानेंटली पोस्ट नेजल कटार की कंडीशन जो है डेवलप कर देती है। और दूसरी है मेडिकेशन, और मेडिकेशन भी जो है वो उसी तरीके से होती है, जब बार बार कोल्ड होता है तो मेडिसिन दी जाती हैं और वो मेडिसिन जो हैं वो सप्रेस करती हैं और साथ में ये जो कंडीशन है डेवलप कर देती हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके सिम्टम्स पे। सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स इसके क्या है। पहला सिम्टम तो होगा कि जब ये पोस्ट नेजल कटार होता है तो पेशेंट जो बार बार जो है उसको हॉकिंग करनी पड़ती है, उसको बार बार जो है वो गला साफ करना पड़ता है, वो क्लीनिंग एफर्ट उसको करनी पड़ती है, बार बार गला साफ करना पड़ता है क्योंकि गले के अंदर वो इकट्ठा होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हॉकिंग के क्लीनिंग एफर्ट। और दूसरा जो है इसमें कि बार बार जो है सोर थ्रोट की प्रॉब्लम आती है कि बार बार गला खराब होता है, उसके लिए फिर एंटीबायोटिक दी जाती है या कोई और पेन किलर दी जाते हैं, तो बस फिर वो कंडीशन जो है धीरे धीरे और जो है वर्ष हो जाती है। और तीसरा इसमें है कि आवाज का बदलना। आपने देखा होगा कि बहुत जो है बच्चा बड़ा स्मार्ट होगा, लड़की बड़ी सुंदर होगी, लेकिन उसकी आवाज जो है बिल्कुल जो है बहुत ही होर्स होगी। आवाज जब बोलेगा तो बिल्कुल जो है वो अनइम्प्रेसिव लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया और जो बच्चे को पोस्ट नेजल कटार की प्रॉब्लम हो गई और उसकी जो आवाज बिल्कुल ही बदल गई। अच्छा, अगला इसमें है जो सिम्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये जो कटार है, ये जब बंदा जो है लेटता है, जब पेशेंट लेटेगा बेड पे तो ये ज्यादा वर्ष होगा, क्योंकि लेटने से उसके जब लेटने से उसका जो कटार है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो जो रेशा है वो बाहर नहीं निकाल पाएगा, स्प्लिट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, वो गले में इकट्ठा होगा और गले में क्या करेगा, चोकिंग करेगा और पेशेंट की बार बार नींद खुलेगी और वो डिस्टर्ब होगा और उसकी नींद भी खराब होगी और उसकी हेल्थ जो है और डिटोरेट कर जाएगी। अच्छा, अगला है इसमें कि ईयर इन्फेक्शन होना, कि वो ही रेशा जो है वो, क्योंकि हमारे जो ईयर जो हमारी यूस्टेचियन ट्यूब्स हैं, जो हमारे कानों से एक ट्यूब जाती है जो हमारे गले में जाकर घुसती है, नाक को जोड़ती है, नाक से जुड़ती है, तो वो वहां से जो है रेशा जो है हमारे कानों में चला जाएगा और इन्फेक्शन का कारण बनेगा और फिर कानों से डिस्चार्ज हो सकता है, कानों में इरिटेशन हो सकती है, कानों में पेन हो सकती है, ये सब कुछ होगा। अच्छा, अब आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो कॉम्प्लिकेशन इसकी देखिए, कॉम्प्लिकेशन एक तो कॉम्प्लिकेशन इसकी ये हुई कि खाने में मुश्किल होगी, कि जब बंदे के रेगुलर डिस्चार्ज हो रहा है और ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको खाने पीने में बहुत मुश्किल आएगी। अच्छा, दूसरा है कि उसको क्रोनिक कफ रहेगी, उसको जो है खांसी जो है उसकी हटेगी नहीं, खांसी उसको आती रहेगी और बार बार तंग करती रहेगी। आप उसको खांसी की दवाई दोगे और वो सप्रेस थोड़ी बहुत होगी लेकिन फिर खांसी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए वो खांसी जो है क्रोनिक और कांस्टेंट कफ चलेगी। क्योंकि वो कफ, इसलिए कफ क्या है, एक्चुअली कफ है हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है। कोई चीज जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है या हमारे गले में फंसती है तो उसको निकालने के लिए हमें जो खांसी आती है, तो अगर वहां कटार होगा, वहां अगर जो है रेशा बनेगा तो फिर गले में वो उसको निकालने के लिए खांसी आएगी, तो खांसी बनी रहेगी, वो हटेगी नहीं। फिर आप कैसे भी हटाओ, जब तक वो कटार ठीक नहीं होगा तब तक खांसी नहीं हटेगी। अच्छा, अगला है कि डिफिकल्ट ब्रीदिंग, कि सांस लेने में मुश्किल होगी, क्योंकि वहां जो है धीरे धीरे जो है परमानेंट स्वेलिंग आ जाएगी और वहां जो कटार वहां जो गिरेगा, रेशा गिरेगा तो पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होगी। अच्छा, अगला है कि ऐसे फीलिंग उसको ऐसा लगेगा कि जैसे गले में कुछ अटका हुआ है और वो गले को ट्राई करेगा उसको साफ करने की, जोर जोर से ट्राई करेगा उसको निकालने की कुछ अंदर से, लेकिन वो अंदर कुछ ऐसे कुछ निकलेगा नहीं। वो रेशा जो है बन रहा है, वो नीचे जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा या नीचे हमारे रेसल ट्रैक में चला जाएगा, लेकिन वो पेशेंट जो है उसको लगेगा कि वहां कुछ फंसा हुआ है, वो निकालने की कोशिश करता रहेगा। अगला है इसमें इंस्पिरेशनल निमोनिया बोलते हैं उसको, कि जो रेशा आपके नाक में बन रहा है वो रेशा जो है वो आप जब सोते हो तो सोने पर वो रेशा जो है आपके अंदर चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा और जाके लंग्स में इन्फ्लेमेशन कर देगा और निमोनिया का अटैक हो जाएगा। उसको बोलते हैं इंस्पिरेशनल निमोनिया। अच्छा, अगला इसमें है
आखिरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकती है, वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। क्योंकि देखिए ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया तो हमारे गले में होते ही हैं, वो तो बाहर से अंदर हमारे जाते हैं, लेकिन हमें ट्यूबरकुलोसिस ऐसे नहीं होती। लेकिन अगर आपका सिस्टम वीक है, डिफेंस मैकेनिज्म आपका वीक है और आपके गले में रेशा गिर रहा है, तो रेशे के साथ वो जो आपके लंग्स में चले जाएंगे बैक्टीरिया जो है ट्यूबरकुलोसिस के, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, और गले में जाके वो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कर देगा। तो इस तरीके से ये है इसकी कॉम्प्लिकेशन। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट जो है वो इतना आसान नहीं है। मैंने देखा है कि एलोपैथी में इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो तो आप उसको चाहे 1.5 किलो आप उसको खिला दो, एंटीबायोटिक खिला दो, तो भी वो ठीक नहीं होने वाला। उसकी जो कंडीशन है वो दिन ब दिन वर्स होती जाएगी। अच्छा, अब आते हैं इसका जो सही ट्रीटमेंट है वो तो तभी हो सकता है अगर आप इस जगह पे, जब ये फ्रीक्वेंटली कोल्ड या फ्लू हो रहा था जो पेशेंट को, तभी इसको रोका जाए, तभी ये कंडीशन जो डेवलप ना होने दी जाए। अब देखिए जो सिस्टम है होम्योपैथी का, क्या सिस्टम होम्योपैथी में है कि अगर पेशेंट आपके पास एक बार या 2 बार एक ही कंप्लेंट से आता है, तो आप उसको जो है एक्यूट मेडिसिन देके ठीक नहीं कर सकते। कि एक्यूट मेडिसिन तो काम करेगी थोड़ी देर, वो तो उसको एक्यूट अटैक में से निकाल देगी, लेकिन आपको उसको परमानेंटली ठीक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी पड़ेगी, जिसके साथ उसको जो बार बार आने वाला अटैक है वो नहीं आएगा। और ऐसी कंडीशन, ये पोस्ट नेजल कटार की या पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन जो है, यहां तक जो है कंडीशन नहीं पहुंचेगी या ये इतनी प्रोग्रेस नहीं होगी, और वो वहीं जो है, जो कोल्ड है या फ्लू है, वो वहीं रुक जाएगा और वहीं जो पेशेंट है क्योर हो जाएगा। अब क्योर में और रिकवरी में और पैलिएशन में थोड़ा फर्क है, जरा समझें जरा। क्योर क्या है, रिकवरी क्या है, पैलिएशन क्या है? तो रिकवरी है कि पेशेंट की कंडीशन में थोड़ा बहुत सुधार हो जाता है, लगता है कि पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होता। बीमारी जो है सिस्टम में बनी रहती है, और जैसे ही वो एक्सपोजर होगा, जैसे ही वो एक्साइटिंग फैक्टर आएगा, उसको अटैक आ जाएगा। और जो पैलिएशन है किसी बीमारी को दबाना, कि आप उसको पैलिएट करते हो, बार बार उसको पैलिएट करते हो, बार बार पैलिएट करते हो, तो क्या होगा, पैलिएशन करने से क्या होगा, सिस्टम के अंदर चली जाएगी और गंभीर रूप धारण कर लेगी। और जो क्योर है, क्योर का मतलब है कि उसका परमानेंट इनहेलेशन होना उस डिजीज का, ताकि उस बंदे को बार बार जो है उसका गला खराब ना हो, उसको जो है पोस्ट नेजल कटार की प्रॉब्लम आए ही ना, उसको बार बार जो जुकाम होता है, बार बार ठंड लग के उसको जो है जुकाम हो जाता है, वो कंडीशन जो डेवलप होने से रोकने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी पड़ेगी। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो है वो सिर्फ होम्योपैथी में है और कहीं नहीं है। और ये आप प्रैक्टिकल करके देख लेना कि अगर आपके बच्चे को बार बार अगर कोल्ड होता है, तो उस बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की जरूरत है। अगर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं दिलाओगे, तो वो पोस्ट नेजल कटार की कंडीशन जो है, पोस्ट नेजल कटार की फॉर्म जो है ले लेगी, और जो है कंडीशन जो है परमानेंटली खराब रहने लगेगी। तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।